तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे पहले प्राचीन काल के साहित्यकार, फिर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल के साहित्यकार के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी। तो एक चीज़ यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि विधिवत जो है, जैसे कि हिंदी में है कि वीर काल आदि काल, मतलब आदि काल, वीर काल और जितने भी काल वगैरह हैं उतना ज़्यादा नहीं बांटेंगे, बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार से के बारे में। तो जिनमें प्रमुख हैं कालिदास, भृतहरि, भवभूति और बाणभट्ट। तो और मध्यकाल के साहित्यकार की बात कर लें तो इनमें शामिल हैं जगनिक केशवदास सिंह, संत सिंगा जी, कविभूषण, पद्माकर, घाघ और इसुरी। जबकि आधुनिक काल के साहित्यकारों की अगर हम बात कर लें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं: माखनलाल चतुर्वेदी, मुल्ला रामू जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानंद माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्राचीन काल के साहित्यकार को देखते हैं और उनकी रचनाओं को। तो शुरुआत करते हैं हम कालिदास से। तो कालिदास की अगर हम बात करें तो ये महान संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार हैं, जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और इन्होंने अपना जो भी रचना लिखा, जिसमें नाटक, काव्य और खंड काव्य शामिल है, वो सभी संस्कृत भाषा में लिखा। तो इनकी हम रचनाओं की अगर बात करें तो नाटक से शुरुआत करते हैं। तो इनका जो नाटक की पहली रचना थी वो मालविका अग्निमित्रम थी, जो कि राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी ये नाटक। और जो इनकी दूसरी रचना थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटक में ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा ही कालिदास को विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इसका विश्व के बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और जो इनका तीसरा नाटक था जो इनके द्वारा रचना किया गया वो था विक्रमोर्वशीयम, जो कि राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित है। और इन्होंने जो काव्य लिखा, जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य शामिल हैं। तो महाकाव्य की बात कर लें तो पहले अगर हम महाकाव्य की बात करें कि महाकाव्य है क्या, तो जो कि प्रथम महाकाव्य रामायण को माना जाता है और द्वितीय महाकाव्य महाभारत को। तो महाकाव्य की अगर हम बात करें तो महाकाव्य जो है होता है वो काव्य की या कविता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा होती है, जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बताया जाता है या फिर जीवन की समग्रता को उसमें शुरू से लेकर अंत तक बताया जाता है। और खंड काव्य की अगर हम बात कर लें तो जो खंड काव्य होता है वो जीवन की किसी भी एक पक्ष को लेकर लिखा गया काव्य होता है। तो कालिदास के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया उसमें कुमार संभवम, रघुवंशमम। तो कुमार संभव में कालिदास ने भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कथा एवं कुमार के जन्म की वर्णन दिया है। जबकि रघुवंशम महाकाव्य में इन्होंने राजा रघु के कुल के समस्त राजाओं का वर्णन किया है। इनके द्वारा दो खंड काव्य भी लिखे गए हैं, जिसमें मेघदूत और ऋतुसंहारम शामिल हैं। और मेघदूतम की बात करें तो ये गीति काव्य है, जिसमें यक्ष के द्वारा बादलों के माध्यम से यक्षिणी को संदेश भेजने का वर्णन दिया गया है। और ऋतुसंहारम की बात करें तो इसमें जितने भी ऋतु हैं उनमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये इनकी रचना है: अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इसके अलावा इनकी एक ज्योतिष रचना भी मानी जाती है, जिसका नाम उत्तर कालामृतम है। इसके बाद जो नेक्स्ट है साहित्यकार वो हैं भृतहरि, यानी कि राजा भृतहरि। और ये उज्जैन के शासक थे। इनमें
क्या हुआ कि ये शासन कर रहे थे, इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, इनकी पत्नी के द्वारा इनके साथ छल किया गया, जिससे इनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और ये अपने छोटे भाई विक्रमादित्य के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दिए और वैराग्य जीवन जीने लगे और बाबा गोरखनाथ के ये शिष्य बन गए। और इनको बाबा भरतरी भी कहा जाता है। और जो मध्य प्रदेश में भरतरी गायन चलता है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में, वो इन्हीं पर आधारित है, भृतहरि के ऊपर। तो इनकी जो रचना की, इन्होंने मुख्यतः 3 रचना की है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो सभी में 100-100 श्लोक हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हैं प्राचीन काल के साहित्यकार, वो हैं भवभूति, जो कि कन्नौज के शासक यशो वर्मा के दरबारी कवि थे। और कालिदास के बाद दूसरे नंबर पर प्राचीन साहित्यकारों में इन्हीं का स्थान आता है। ये भवभूति संस्कृत के नाटककार एवं कवि हैं और इनका जन्म जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पद्मपुर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो इनके द्वारा जो नाटक जो रचना की गई वो मुख्य 3 हैं, जिसमें महावीर चरितम, उत्तराम चरितम और मालती माधव है। तो महावीर चरितम की बात कर लें तो ये इसमें भगवान राम के विवाह से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी दी गई है और इस नाटक में वीर रस प्रधान है। इसके अलावा यह 10 अंकों का नाटक है। और इसके बाद जो उत्तर रामचरितम, जो कि भवभूति की ही रचित रचना है, तो यह जो रामचरित का एक हिस्सा है, यह 7 अंकों में एक की रचना है। इसके अलावा इसमें भगवान राम के राज्याभिषेक से लेकर राज्याभिषेक के बाद के जितने भी घटना है उसका संपूर्ण वर्णन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अंत में जो इसका है समापन कुछ अन्य प्रकार से किया गया है। और उत्तर रामचरितम इस मामले में सर्वोत्तम है कि इसमें करुण रस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट है जो इनका रचना, वो है मालती माधव। तो मालती माधव की बात करें तो ये 10 अंकों का नाटक है। इसमें मालती और माधव की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके अलावा जगह जगह प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बारभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये गद्य लेखक थे। और इन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी जो हर्षचरितम में है। इसके अलावा इन्होंने कादम्बरी की भी रचना की। तो हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है, जबकि जो कादम्बरी इनकी रचना है इसको विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और अब बात कर लें हम मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो मध्यकाल में जो कुछ मध्य प्रदेश से जो संबंध रखते हैं उनमें प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं। पहला है जगनिक, जिनका वास्तविक नाम जगनिक राव था और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, जगनिक का। और ये वीर रस के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है, वीर रस की रचना के लिए। तो ये क्या था, जो कालिंजर के राजा, जो चंदेल राजा परमर्दी देव थे, जिनका कि राजा परमर्दी देव का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था और जिस युद्ध में आला एवं उदल ने भाग लिया था, उनके दरबार कवि थे ये जगनिक। तो इन्होंने क्या किया, पर राजा परमार्दी देव के सामंत और सहयोगी जो वीर आला और उदल थे, उनको नायक मानकर आलाखंड की रचना की। और ये जो आलाखंड इन्होंने रचित की, उसको आला के नाम से प्रसिद्धि मिली। और वर्ष 1865 में फर्रुखाबाद जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर जिनका नाम सर चार्ल्स इलियट था, उन्होंने आलाखंड के नाम से इसका कलेक्शन कराया था, संग्रहण करवाया था। तो इनका वो रचना आलाखंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केशवदास। तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनको, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। इनका जन्म
1555 ईस्वी में हुआ था ओरछा मध्य प्रदेश के, और जो कि वर्तमान निवाड़ी ज़िला में स्थित है। और निवाड़ी ज़िला की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी ज़िला बनाया गया, और यह मध्य प्रदेश राज्य का 52वां ज़िला है। और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये हिंदी के ऐसे कवि थे, ऐसे प्राचीन कवि जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र का बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को परिचय कराया। और इनके पिता का नाम काशीराम था। और ये ओरछा नरेश जो थे, मधुकर शाह, उनके विशेष स्नेहभाजन थे। और जो ओरछा नरेश मधुकर शाह, उनके पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह के द्वारा केशवदास को अपना गुरु मानते थे वो महाराजा इंद्रजीत सिंह। और तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं केशवदास के लिए भी लिखा। और इनकी अगर हम रचनाएं की बात करें तो ये जो केशवदास हैं, जैसा कि कहा कि ये रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। मतलब 3 जो कवि थे, जिसमें भूषण, पद्माकर और केशवदास, तो उनमें ये प्रथम थे केशवदास। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जस चंद्रिका। और ये मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे केशवदास, लेकिन ये वीर रस की भी कविता कुछ कुछ लिखा करते थे। इसके बाद बात कर लें संत सिंगा जी, जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के संत हैं, यानी कि खंडवा क्षेत्र के। और 1519 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और खंडवा के पिपलिया नामक कस्बे के खजूरी गांव में, पिपलिया खुर्द गांव में। और इसके अलावा जो संत सिंगा जी हैं, इनको पशु रक्षक देव के रूप में भी इनको पूजा किया जाता है। और इन्होंने कुछ वर्ष तक डाक वाहक का कार्य भी किया था। और इनके जो काव्य की भाषा है, संत सिंगा जी की काव्य की भाषा निमाड़ी है। और इनका जो एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है वो परचरी है, जिसका संकलन इनके शिष्य खेमदास के द्वारा किया गया था। तो संत सिंगा जी की रचना का नाम परचरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम भूषण की तरफ, जो कि मध्यकाल के साहित्यकार हैं, जिनको महाकवि भूषण कहा जाता है। तो भूषण की बात करें तो इनको भूषण की जो उपाधि दी गई थी, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम के द्वारा दिया गया था। और इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1705 ईस्वी में हो गई थी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, 3 कवि, जिसमें महाकवि भूषण, केशवदास और बिहारी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पद्माकर कहा था, पद्माकर नहीं है, वो रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। जो 3 प्रमुख कवि हैं उनमें शामिल है भूषण, केशवदास और बिहारी। तो बिहारी चूँकि बिहार से थे, इसलिए हम यहाँ पे उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। तो भूषण की बात करें तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि में थे, और इनको भूषण की उपाधि, जैसा कि बताया, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह थे, उनके पुत्र हृदयराम के द्वारा दिया गया था। और इनका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है भूषण का कि रीतिकाल के समय में जहाँ हर जो कवि थे वो श्रृंगार रस की ओर आसक्त हो रहे थे, तो इन्होंने उस दशा में वीर रस का कविता लिखा। और ये मुख्य रूप से शिवाजी महाराज और बुंदेला नरेश छत्रसाल को अपना आइडियल मानते थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि इन्होंने कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा और बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनके पसंदीदा नरेश थे तो वो सिर्फ 2 ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला नरेश छत्रसाल। अब चूंकि उस समय क्या था कि मुग़ल और मराठा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लोग में डर का माहौल था, ऐसी दशा में इन्होंने वीर रस प्रधान का
वीर रस प्रधान से युक्त कविताओं की रचना की और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इनका जन्म हालांकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, पर इनका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश था। और अगर हम इनकी रचनाएं की बात कर लें तो इनकी रचनाओं में शामिल हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूसनोल्लासा। हालांकि शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये तीन ही मूल रूप में मतलब तीन ही रचनाएं उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं उनकी बात कर लें तो वो है पद्माकर, जो कि रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। ये मूलतः हिंदी भाषी नहीं थे, बल्कि ये आंध्र तेलंग ब्राह्मण थे, जिनके पिता आंध्र प्रदेश के थे और इनके पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट। और ये आकर सागर में बस गए थे और इनका जन्म स्थान कुछ कुछ विद्वानों ने सागर माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने बांदा माना है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मेनली सागर माना जाता है। और इनकी अगर हम रचना की बात करें तो इनकी रचनाओं में शामिल है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, जो कि एक अनुवाद किया हुआ ग्रंथ है इनके द्वारा, और गंगा लहरी, आलिजा प्रकाश, प्रताप सिंह बिरुदावली और प्रताप सिंह सफ़रनामा, अश्वमेघ। और यहाँ पे बता दें कि जो गंगा लहरी है ये इनकी अंतिम रचना थी, ये कानपुर में जिसकी इन्होंने रचना किया था। और इनको अंतिम समय में बताया जाता है कि कुष्ठ का रोग हो गया था और फिर ये क्या किया था, इन्होंने गंगा नदी के किनारे ही रहे और ये ठीक हो गए थे गंगा नदी में स्नान कर करके। तो इसीलिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। और प्रबोध, पचासा, हितोपदेश, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। इसके बाद हम घाघ की बात करें तो जो घाघ जो हैं ये कृषि संबंधी कहावतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं मेनली घाघ भडर्री की कहावतें हैं और ये इसीलिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम जो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं उनकी तरफ। तो इनमें प्रमुख हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म, अरे हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी से पहले एक जो मध्यकाल के साहित्यकार हैं वो बच गए हैं, उनका भी देख लें, ईसुरी। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था और इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था, हरताल ईसुरी। और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इनकी रचनाओं में जो है ग्राम्य संस्कृति और सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है। और इनका जो मुख्य ख्याति है वो फाग के लिए, इनका फाग लेखन के लिए इनका ख्याति है और इसीलिए प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई की रचना की है और ये सभी फाग रचनाएं हैं इनकी। ठीक है। और अब चलते हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी की थोड़ी सी बात कर लें तो पंडित जी इनका उपनाम था। इसके अलावा एक भारतीय आत्मा के नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जन्म 1889 में और इनका निर्वाण 1968 में हुआ। इसके अलावा ये असहयोग आंदोलन जो कि 1921-22 में चला, उसमें इन्होंने सक्रिय भाग लिया महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, जेल भी गए। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चला था उस समय भी ये गिरफ्तार हुए। इसके अलावा इन्होंने 3 पत्रिका जिसमें प्रभा, कर्मवीर और प्रताप इनका संपादन किया और इनको 1943 में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, उस समय का देव पुरस्कार प्रदान किया गया था इनकी रचना हिमकिरीटनी के लिए। इसके अलावा 1954 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब स्थापना की गई तो इनको हिमतरंगी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगर हम इनकी रचनाओं की बात कर लें तो इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, मरण ज्वर, बिजुरी, समर्पण, बनवासी। और आगे चलते हैं हम मुल्ला रामोजी के ऊपर। तो इनका जन्म भोपाल में ही हुआ था
1896 में और 1952 में इनका देहावसान हुआ। इनका जो पूरा नाम था मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामोजी था और ये प्रसिद्ध हुए थे अपनी पहली पुस्तक गुलाबी उर्दू की वजह से, जो गुलाबी उर्दू के नाम से प्रकाशित हुई, इसलिए इनको गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। और ये जो गुलाबी उर्दू शैली है ये इनकी अपनी खोज थी। इसके अलावा ये जो उर्दू अकादमी है इनके द्वारा अपने भवन का नाम मुल्ला रामोजी भवन रखा गया है और ये मुख्यतः उर्दू में व्यंग्य लिखा करते थे, साथ ही साथ ये शायर भी थे। अब अगर हम इनकी रचनाओं की बात कर लें तो मुल्ला रामोजी की रचनाएं हैं लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, मुसाफिर खाना, तारीख़, ज़िंदगी, सिफा खाना और अंगूरा। इसके बाद हम चलते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं को देख लें। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका कि 1897 में जन्म हुआ था और 1960 में इनका निर्वाण हुआ। तो ये मयाना ग्राम, जो कि वर्तमान शाजापुर ज़िला है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और ये मुख्यतः छायावादी और नवीन कविता के कवि थे ये, और संसद सदस्य भी रहे हैं। और बालकृष्ण शर्मा के द्वारा, नवीन के द्वारा की जो रचनाएं लिखी गई उनमें शामिल हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के, उर्मिला, अपलक, ये सभी इनकी काव्य संग्रह हैं। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर लें तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म कि उत्तर प्रदेश के निहालपुर में हुआ था, असल में ये इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज में हुआ था, और ये कवित्री हैं। और 1948 में इनका एक कार दुर्घटना में देहावसान हो गया था और ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। और झांसी की रानी रचना के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात कर लें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो इसमें शामिल है झांसी की रानी, राखी की चुनौती, बचपन, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र जो कि बाल साहित्य है, वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल ये काव्य संग्रह है। और इनकी कहानी की बात कर लें तो जिसमें शामिल है त्रिहारा, बिखरे मोती और उन्मादिनी, इनकी 3 कहानी रचना है। और अब बात कर लें हम भवानी प्रसाद मिश्र की, जो कि कवि और गांधीवादी विचारक हैं। तो इनका जन्म 1914 में हुआ था होशंगाबाद के ग्राम टिकरिया में और इनका निर्वाण 1985 में हुआ। गांधी पंचसती इनका महाकाव्य था। और इसके अलावा अगर हम इनके कविता संग्रह की बात कर लें तो इनका जो पहला कविता संग्रह था वो गीत फरोश था। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं गांधी पंचसती जो कि महाकाव्य है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं और खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए। तो जो इनकी बुनी हुई रस्सी है उस रचना के लिए वर्ष 1972 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इसके अलावा वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, जो कि 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु। और इनका मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में जन्म हुआ था, जो कि कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुँह टेढ़ा ये इनका कविता संग्रह है। इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, दिनकर की उर्वशी, भूरी भूरी खाक, नए निबंध, धूल एक साहित्यिक डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये सब इनका और नेक्स्ट है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चंबल की छाती, काठ का सपना, तार सप्तक, सतह से उठता आदमी, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, इनकी रचनाएं हैं। जबकि अगर हम बात कर लें सतह से उठता आदमी तो ये इनका कहानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उनकी बात कर लें तो वो हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो वर्ष 1924 में इनका जन्म हुआ होशंगाबाद के जमानी ग्राम में और वर्ष 1995 में इनकी मृत्यु हुई, जो कि लेखक और व्यंग्यकार हैं। और ये ऐसे व्यंग्यकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक नए शैली का दर्जा दिलाया।
और इनके द्वारा जबलपुर में वसुधा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात कर लें हरिशंकर परसाई की, तो इनका जो रचना है उसमें शामिल हैं कहानी की बात कर ले तो कहानी में शामिल है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी है। जबकि उपन्यास की बात कर लें तो तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, ये इनकी उपन्यास हैं। और इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए वर्ष 1982 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अब बात करते हैं शरद जोशी की, जिनका कि जन्म 1931 में हुआ और इनका मृत्यु 1991 में हुआ। उज्जैन में इनका जन्म हुआ था और वर्ष 1991 में इनका मृत्यु मुंबई तत्कालीन बम्बई में हुआ था। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये इनके गुरु हरिशंकर परसाई थे, मतलब जबकि छोटे थे उम्र में, और लेकिन इनको ये गुरु थे हरिशंकर परसाई के। और हरिशंकर परसाई जी को शरद जोशी सम्मान मिला है। तो ये बड़ा अजीब, मतलब अच्छा चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा आप कि शरद जोशी जो कि उम्र में इनसे छोटे हैं हरिशंकर परसाई जी से, और शरद जोशी जी गुरु मानते थे हरिशंकर परसाई को, और हरिशंकर परसाई जी को शरद जोशी सम्मान मिला हुआ है। तो उसकी भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में, शरद जोशी के बारे में, कि ये मुख्यतः व्यंग्यकार थे और ये कुछ शासकीय नौकरी करते थे, लेकिन इनको छोड़ दिया इन्होंने और व्यंग्य लेखन पर ही आ गए। तो इन्होंने मुंबई से प्रकाशित होने वाली हिंदी एक्सप्रेस का संपादन कार्य किया था, और इनकी जो कहानी थी उसी पर आधारित एक लापतागंज धारावाहिक था, वो बनाया गया। इसके अलावा 1990 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी याद में वर्ष 1992-93 से शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की गई और प्रथम पुरस्कार हरिशंकर परसाई जी को मिला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी रचनाओं की बात कर लें शरद जोशी जी की, तो इनके व्यंग्य संग्रह की बात करें तो व्यंग्य संग्रह में शामिल है फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, परिक्रमा तिलिस्म, यथासंभव, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। और नाटक की बात कर लें तो एक था गधा और अंधों का हाथी। और उपन्यास की बात कर लें तो उपन्यास में एक है इनका मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। और ये जो फिल्म है दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान की है शायद, तो इनके संवाद इन्होंने ही लिखे थे शरद जोशी जी ने। नेक्स्ट है उनकी बात कर लें तो वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, जो कि 1906 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, और 1967 में इनका निर्माण हुआ उज्जैन में। और ये पत्रकार, संपादक, आलोचक रहे, और मुख्यतः इन्होंने छायावादी कविता के प्रमुख आलोचक के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में शामिल है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, रीति और शैली, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1915 में हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में, और इनका देहावसान वर्ष 2002 में उज्जैन शहर में हुआ। तो इनका वर्ष 1976 में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा वर्ष 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण सम्मान मिला। और विश्वास बढ़ता ही गया इनकी रचना के लिए इनको
पुरस्कार मिला। जो इनका मुख्य जो रचना है उसमें शामिल है हिल्लोल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, युगों का मोल, जीवन के गान और वाणी की व्यथा। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी, जैसे कि अक्सर एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब एमपीपीएससी हो या व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो, उन सभी में कम से कम एक सवाल हर वर्ष पूछा जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।